जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी और क्लासेज। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो मामला है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में। वास्तव में ये मामला तब उजागर हुआ जब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर ऑडी कार के साथ वायरल हुई। आइए पूरा इस मामले को समझते हैं। क्या मामला है, क्या इशू रेज हुआ है और इसमें क्या कंसर्न्स हैं। देखिए, देश में संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी है। निश्चित रूप से यह आरक्षण आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक सहारे का काम करता है, जिससे वो पिछली पंक्ति से और समाज के मेन धारा में आने के लिए उनको सहायक सिद्ध होता है। उनकी मेहनत के साथ में जब उनको किसी प्रकार की वरीयता दी जाती है तो वो मेन धारा में आने के लिए आने में सफल होते हैं। लेकिन अगर इस व्यवस्था का और इस सुविधा का जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है दुरुपयोग होने लगे, तब यह चिंता का विषय होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे और भी कितने मामले होते होंगे जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं और उसका फायदा इस प्रकार के लोग उठा लेते हैं। और जहां भी ये प्रकृति का और समाज का नियम है कि कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा एडवांटेज या अनड्यू एडवांटेज ले रहा है तो निश्चित रूप से किसी और आदमी की सुविधाएं कर्टेल हो रही होंगी। तो बेसिकली ये जो मामला है एक किसी इंडिविजुअल का तो अवश्य है, लेकिन जो ये कंसर्न रेज करने वाला इश्यूज है वो ये है कि क्या इतनी बड़ी संस्था में या इतने बड़े संवैधानिक पदों पर ओहदों पर बैठे हुए लोग भी क्या संविधान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करते हैं। सवाल यह है। यहां निश्चित रूप से किसी आरक्षण का विरोध नहीं किया जा रहा या किसी पद प्रतिष्ठा रैंक या किसी लॉबी का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो चिंताजनक विषय है वो वही है जो मैंने आपके सामने रखा। आइए पूरी बात को समझते हैं। 2022 में जो आईएएस का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत के प्रमुख एग्जामों में एक है और जो प्रायः हर युवा का एक सपना भी होता है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर इंजीनियरिंग डॉक्टरी में है तो वो इंजीनियरिंग में है तो आईटी जाना चाहता है, नीट क्लियर करना चाहता है। अदरवाइज कोई अगर अन्य पढ़ाई कर रहा है तो आईएएस बनना चाहता है वो। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन निस्संदेह एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट संस्था है, लेकिन ये तो सब लोग इस भारत में मानते हैं कि 1-2% भी अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो वह पूरी संवैधानिक व्यवस्था को खराब करने और बदनाम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। क्योंकि जो अच्छाइयां हैं उनकी चर्चा कम और बुराइयों की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बुराइयां समाज में एक प्रकार से विक्षेप पैदा करती हैं। इतने वर्षों से यूपीएससी एग्जाम कराता आ रहा, कभी कभार कोई मामला आता भी है, लेकिन एट ए ब्रॉड स्केल तो यूपीएससी कोई गलत कदम नहीं उठाता है। लेकिन अगर कहीं कोई मामला आया है तो उस पर चर्चा करना आवश्यक है। ये हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं इस नाते, जिससे सरकार सचेत हो और इस घटना का भी संज्ञान ले और आगे भी में पूरा मामला ये समझते हैं। 2022 के यूपीएससी एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो उसमें 841 रैंक पर मैडम पूजा खेड़कर जी का नाम था, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और उनको अपने होम स्टेट का ही कैडर मिला। जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है और इवन दो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको कैडर की वरीयता देनी होती है। मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी पहला कैडर दूंगा या बगल का स्टेट दूंगा या अपने लैंग्वेज के बेस्ड पे दूंगा।
बाकी बाद में आपके मार्क्स और आपके टोटल मार्क्स के बेस पे कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि आप किस कैडर को आप चाहते थे और क्या कैडर आपको मिल सकता है। बाकी सारी चीजें आपसे कंसेंट लेके फिर वो सब आगे बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से हर एक कैंडिडेट चाहता है कि अगर हम अपने ही स्टेट में आईएएस बन जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैडम को महाराष्ट्र कैडर से ही यूपीएससी में सफलता मिली और उनको मिला 841 रैंक। जनरली जो आईएएस लॉबी है, क्योंकि आईएएस का पर ईयर 100-125 टाइप में जनरली कोटा रहता है, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तो आईएएस का लगभग 100-125 रैंक आने पर ही आईएएस लगभग कंफर्म होता है। ये सामान्य श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 841 रैंक होने पर भी मैडम को आईएएस कैडर मिला। इसके पीछे कारण ये था कि जब आप उस लिस्ट के आगे जाएंगे तो यहां पर कैटेगरी लिखी रहती ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, और यहां पर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का कॉलम रहता है। यहां पर एमडी उनका लिखा हुआ है। ये सब चीजें आप मीडियम आई तो पता चला उस समय कौन किस कैंडिडेट का देख रहा है। टॉप के कुछ कैंडिडेट के बारे में चर्चा होती है। तो यहां पर उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी शो की है, जो कि एक तरह से मेंटल डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में उन्होंने अपने को शो किया है। और इस कैटेगरी, इस डिसेबिलिटी के कारण उनको 841 रैंक होने पर आईएएस मिला। फिर भी बात दबी की दबी रह गई। इस इन बिटवीन एक यहां पर स्टोरी तैयार हुई। चूंकि मैडम ने डिसेबिलिटी कैटेगरी में डिसाइड अपने को अप्लाई किया, तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल टेस्ट होता ही है, और अगर किसी ने अपने को डिसेबिलिटी कैटेगरी में डिक्लेयर किया तो सिर्फ उसके डिक्लेरेशन के बेस पर तो कोई भी एग्जामिनिंग बॉडी अपने को नहीं मानेगी। तो अब क्या हुआ, हर एग्जामिनिंग बॉडीज का अपना एक पैनल होता है, वो कहां से मेडिकल कराते हैं। कुछ एग्जामिनिंग बॉडी होती है कहीं से मेडिकल करा के लाओ, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सदर अस्पताल से लेकर आओ, सर्जन का लेके आओ, उसको मान लेते हैं। लेकिन अगर इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाले संवैधानिक संस्था का मेडिकल है तो वो कहीं रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से ही कराएंगे। तो यूपीएससी एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से अपना मेडिकल करवाते हैं। एम्स से जो मेडिकल वो करवाने के लिए जो लेटर दिया गया मैडम को, उस लेटर को मैडम ने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इग्नोर किया, इन्वेड किया, और रिक्वायर्ड प्लेस, टाइम और डेट पर शी डिड नॉट अपीयर हरसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। चूंकि उन्होंने अपने को कुछ मेंटली डिसेबल शो किया था, इन दैट केस द मेडिकल बॉडी उनके कुछ मेंटल टेस्ट करना चाहती थी, इंक्लूडिंग सम एमआरआई और स्कैनिंग इटसेल्फ। 5-6 बार जब वो उपस्थित नहीं हुई और एग्जामिनिंग बॉडी को चूंकि अपने रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं, आपका रिजल्ट आया, वो मेडिकल बॉडी को लेटर जाएगा कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन, नाउ दैट मेडिकल बॉडी हैज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, देन दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द ओरिजिनेटर फ्रॉम द लेटर हैव बीन इशूड। पहली बार इन्होंने कोविड का बहाना बनाया, लाइक दिस शी डिड नॉट अपीयर। कंक्लूजन ये है। बट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड ऑल, उन्होंने किसी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट लैब से या एमआरआई सेंटर से वो एमआरआई रिपोर्ट जिसमें उनकी मेंटल डिसेबिलिटी प्रूव हो रही हो, उसको प्रस्तुत किया यूपीएससी के सामने। एंड यूपीएससी डिड नॉट एक्सेप्ट इन द फर्स्ट appeal, saying that the designated examination body is AIIMS. In such cases, you are supposed to appear in front of the AIIMS. We do not accept such things. Then
दिस मैटर वेंट टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। व्हाट इज दिस? केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिलेटेड अगर उनके सेवा संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की एक बॉडी बनाई गई है जो इस विवाद में निर्णय लेती है और उसका निर्णय मान्य होता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी एट ए फर्स्ट ग्लांस ये माना कि इग्नोरिंग द लेटर ऑफ द डेजिग्नेटेड मेडिकल बॉडी and getting a certificate or the lab report from a private lab is not acceptable in such cases where applicant has shown in its application itself that I am under certain disability criteria. But surprisingly, and that is a matter of investigation, definitely government will go for that. Surprisingly, after few months, her lab report was accepted and she was cleared for training. यहां पर यह पूरी स्टोरी हुई थी जो कि अब तक ये प्रकाश में नहीं आई और अब प्रकाश में आ रही है, क्योंकि जब एक बार किसी चीज की खुदाई चालू होती है तो बहुत सारी चीजें उसमें निकलेंगी। जब तक ढका हुआ है तब तक तो ढका हुआ है। कौन जानता था कि ऐसा कुछ केस हुआ है। यहां पर पहला इनका जो मिस्टेक्स वो समझ में आया। नाउ द स्टोरी गोज फर्दर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर ट्रेनिंग इन लवासना, जो कि हर आईएएस अधिकारी का एक सपना होता है लवासना जाने का, जो कि मसूरी में स्थित है। आईएएस ऑफिसर्स को सबको रखा जाता है, बट आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, उनको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड इट इज ए ऑन जॉब ट्रेनिंग। लवासना में जो आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हैं, बिफोर गिविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड, तो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ में आप अंडर ट्रेनी रहते हैं, जिससे आप उस प्रक्रिया को, काम करने की प्रणाली को फिजिकली सीखते हैं और आप प्रैक्टिकल होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। जनरली एसडीएम का रैंक दे दिया जाता है, एसडीएम का काम करने के लिए दिया जाता है, या डीएम के साथ में रहती है। बट इन मैडम ने प्रोबेशन पर, और मजे की बात देखिए, ये पुणे की हैं और इनको पुणे में ही प्रोबेशन के लिए दे दिया गया। जनरली होम कैडर मिला और होम कैडर में ही अपने ही जिले में इनको प्रोबेशन के लिए दे दिया गया। अब क्या हुआ, अब उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी, कैसे चल रही थी। जनरली जो आदमी जितना ही बड़ा होता है उतना ही पोलाइट, हम्बल, नॉन शोइंग हो जाता है। शो ऑफ करना उसकी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा है। If you introduce yourself that you are an IAS officer, that is sufficient to explore, to tell that you are talented, you are one of the cream-minded person in the India, you are respected. तो उसके बाद फिर आप बोलो मुझे रिस्पेक्ट करो, व्हाट इज दिस। लेकिन मैडम ने क्या किया, अपने ऑफिस में जहां इनको ज्वाइन करना था वहां लेटर लिखा कि मेरे लिए ये व्यवस्था कर दो, सेपरेट केबिन चाहिए, मुझे ये नौकर चाकर चाहिए, मुझे ये रहने की व्यवस्था चाहिए, मुझे सेपरेट मकान चाहिए। व्हाई सी रोट लेटर एंड व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, सी वनली कैन। अच्छा, हम लोग क्या ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि एक आईएएस ऑफिसर जो बना है वो कोई चाइल्डिश एक्टिविटीज करेगा। वी कैन नॉट से लाइक दिस। आइदर इसके पीछे सम ईगो रीजन है, आइदर इसके पीछे सम शो ऑफ वाली मेंटेलिटी जो अभी नहीं गई। अब मजे की बात आई, जब उन्होंने वहां पर लेटर लिखे, मैसेज किए, वो सारे व्हाट्सएप पे हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किए, जो सामने वाला है अधिकारी वो बोल रहा है कि ठीक है मैडम आइए, व्यवस्था हो जाएगी। और मैडम जो ज्वाइन करने पहुंची तो ऑडी कार में रेड बत्ती लगा के वीआईपी नंबर लिए हुए पहुंची। ऑडी कार का दाम ही इतना बड़ा है। अब देखिए मजे की बात, उस ऑफिस में पहुंची, वहां पे भी
उन्होंने एक जो एडीएम छुट्टी पे थे उनके ऑफिस में अपना ऑफिस बनाया, वहां कब्जा लिया और उन एडीएम के आने के बाद भी उस ऑफिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है कि उनके फादर भी जाके ऑफिस में ऐसा बोले कि मेरी लड़की आईएएस है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम लोग उसके सामने कुछ नहीं हो, लाइक दिस ये बातें हैं, बट इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। अब क्या हुआ, जो बाकी अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया कि एक ट्रेनी आईएएस ऐसा पहले से लिख रही है, ऑफिसर्स को धमका रही है और एक ऑडी कार लेकर के लाल बत्ती लगा के आ रही है, जो सारी चीजें वायलेट होनी चाहिए, वायलेशन में है। सरकारी गाड़ी आपको मिलेगी जहां ना जाना है, सेपरेट केबिन का डिमांड कर रही है, दूसरे ऑफिसर के ऑफिस को अपने अंडर ले लिया है। फिर ये मामला कलेक्टर तक और फिर चीफ सेक्रेटरी तक गया। जब मामला चीफ सेक्रेटरी तक गया तो वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं और सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर को वो कंप्लेन कर रहे हैं। देन मैटर संज्ञान में लिया गया। जब संज्ञान में लिया गया तो और सारी चीजें निकल के आने लगी। ये पता चला कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया है और क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला जो चक्कर है उसमें इनके पिताजी की संपत्ति गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 40 करोड़ दिखाई गई है, जो कि खुद एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर हैं और वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उस इलेक्शन में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ की दिखाई है। तो 40 करोड़ की संपत्ति दिखाने के बाद चलिए ओबीसी कैटेगरी तो आपको मिल गई, लेकिन आप कम आय वाले कैटेगरी में कैसे आ गई? आपके पिताजी की संपत्ति 40 है। और मैडम का एक मॉक इंटरव्यू जो एग्जाम से पहले कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसके वीडियो में मैडम कह रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन। इफ यू आर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन और आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा कि माय इनकम इज जीरो, आप अगर डॉक्टर बाय प्रोफेशन हैं तो आपकी इनकम जीरो कैसे है? पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन, आपके पिताजी की 40 करोड़ की संपत्ति है तो आपने अपने को गरीबी रेखा में क्यों शो किया? तीसरा ऑब्जेक्शन, आप अगर गरीबी रेखा में है तो 15 करोड़ की ऑडी कहां से आ गई? क्या यह किसी ने गिफ्ट दिया? 3 जगह आपने झूठ बोला। चौथा ऑब्जेक्शन, आप अगर मेंटली डिसेबल्ड हैं तो गवर्नमेंट बॉडी के सामने आप अपीयर क्यों नहीं हुई? लाइक दिस ये सारी चीजें उठी। अब इनमें जो सबसे बड़ा सवाल रेज हुआ वो ये हुआ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के कहने के बावजूद भी उनका एमआरआई सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइवेट लैब या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से कैसे एक्सेप्ट हुआ एंड हाउ शी वाज क्लियर्ड फॉर फर्दर ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये है पूरा आपका मामला। इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, इसको नॉलेज इन्हांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप अगर इस केस को जानेंगे, आप किसी एग्जाम में गए, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए या किसी ग्रुप डिस्कशन में सवाल पूछा जाए, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज नॉट टू क्रिटिसाइज बट ओनली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको कोई भी आदमी रिजर्वेशन या किसी लॉबी के विरोध में न समझे, क्योंकि हमारे आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि जो चीजें हो रही उसको जानना, क्योंकि आप जानेंगे तो उसमें करेक्ट एनालिसिस कर लेंगे। तो ये था पूजा खेड़कर का पूरा मामला। हम आशा करते हैं कि सरकार इसमें ट्रांसपेरेंसी से जांच करेगी और अगर कोई गलत है तो उसको दोषी पाते हुए उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस प्रकार की कोई हरकत ना करे।